जल्दी लगा दे। चलो पढ़ने का क्या किया आपने आज? पढ़ाई की? बहुत पढ़ लिया आज? घर जाना है? जाओ घर पे, मैं भी जाता हूँ। बोलो, ऐसा कुछ नहीं, जबरदस्ती का कुछ नहीं। बोलो घर जाना है क्या पढ़ना है आपको बताओ। मैं आपकी पूरी मर्जियां पूरी कर सकता हूँ। आप बोलो घर जाओ तो घर चले जाओ। टेल मी व्हाट टू डू। बेटा खड़े हो जाइए आप। क्या इच्छा है बेटा आपकी? घर जाना है, पढ़ना है? पढ़ना है बेटा, घर नहीं जाना? ओए होए, अच्छा वैसे वाला घर। कहाँ पे 24 घंटे वाला घर आपका? ग्वालियर में है। ग्वालियर यानी एमपी में, राइट? तो अब कैसे उधर से ट्रेन से ही है आप इधर? घर बहुत दूर है अपना। चलो ठीक है, अभी कंटिन्यू करना है या क्या करना है बताइए आप। देखो कोई बात नहीं है। बोलो कंटिन्यू करो। गाना चलाओ बेटा, एक सॉन्ग चला दो। डांस कर लूं? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आपका कैसा? आप स्टूडेंट्स है आप तो, उनकी डिमांड पूरी होना चाहिए ना। क्या बोलते हैं आप? लेक्चर चालू कर लेता हूँ पहले। क्या हो गया, एक बार फेस टू फेस जब चलता है ना तो लाइव स्ट्रीमिंग वालों को कभी ये नहीं फील होना चाहिए कि हमको इग्नोर किया गया। बहुत ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ, क्या होता है कभी जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है। कभी फ्लो में चैट देखी नहीं कुछ तो लगे आप हमको इज्जत नहीं दे रहे। भाई सबको इज्जत देना है ऐसा थोड़ी ना। आपको, आप तो बहुत स्पेशल लोग हो, ऐसा कुछ भी नहीं। पर कभी गलती से हो सकता है ना। क्या पढ़ा फिर आपने आज? ऑडिट पढ़ लिया? कैसे खुलेगा ये? एक मिनट में लेक्चर चालू कर लेता फिर। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये भी आ गया था। अब ऐसा है कि एफएम जब पढ़ते हैं ना तो आपको लगेगा नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो। इट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज। पैसा, पैसे वाला बनना चाहते हो? कोई है पैसे वाला नहीं बनना चाहता? कोई है जिसको पैसा पसंद है? आई डोंट लाइक मनी। व्हाट द शक? शक बोला मैंने? आप ऐसे रिएक्ट क्यों किए? मैंने शक बोला, शक। आई डोंट नो व्हाट यू हर्ड। बच्चों देखो, पैसा कमाने के लिए पता होना चाहिए पैसे कमाने के जरिए क्या है। ये सब्जेक्ट आपको समझाएगा। बड़े बड़े कंपनीज करती क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे सिलेबस में 2 मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? देयर आर सो मेनी कंपनीज इन दिस वर्ल्ड, दे फेल्ड, बर्बाद हो गए, बर्बाद। जिन्होंने कुछ कुछ कंपनीज आपको भी पता है बहुत सारी उन्हें बर्बाद हो जाती है। आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स। कभी आपने इस कंपनी का नाम सुना है जिसका नाम है डीएसके? कभी आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा। कौन है इसका ओनर? माल्या बोलने पर आपके चेहरे की रंगत क्यों खुश हो गया? सर आदमी रंगीला है। ठीक है, और कोई जानते हैं?
ये मुकेश जी के भाई हैं। सुना है इनके बारे में? बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये वो सारी कंपनियां हैं जिनकी वाट लग गई, बर्बाद हो गई सारी कंपनी से। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी जिसका नाम है सुभिक्षा, टाइम मेरा तो देखना आप इसके बारे में, इन सारे कंपनीज को देखिए कि जिस कंपनी के पास में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है ना, वो कंपनी की वाट लग जाती है। वो बन जाते हैं डीएसके, वो बन जाते हैं किंगफिशर, अनिल अंबानी, वीडियोकॉन, सुभिक्षा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। आपको पता है जब बंटवारा हुआ अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का, तो टॉप 10 ऑफ इंडिया के चार्ट में आपको मालूम है कौन था? अरे बोलो भाई, कौन था? वहां पे थे टॉप 10 इंडिया के टॉप 10, वहां पे इंडिया के टॉप 10 इंसानों में अनिल अंबानी का नाम था, और मुकेश अंबानी इंडिया के टॉप 50 में भी नहीं थे। कब की बात है? 2005-6 कभी की तो बात होगी। आज 15 सालों के अंदर 360 डिग्री व्यू, सब कुछ चेंज हो गया। क्या हो गया? अभी जो टॉप 50 में नहीं था वो टॉप का बंदा बन गया, और जो टॉप 10 में थे वो बैंकरप्ट हो गए। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा पैसों को मैनेज कैसे करना है। पैसे कमा के देगा एसएम, संभालेगा एफएम। समझा? पैसे कमाने की बुद्धि देगा एसएम आपको, कैसे पैसे बनाना, कैसा। ये बोलेगा पैसे कमा लिए, अब मैं समझाऊंगा आपको कि पैसे कमाने के बाद संभालते कैसे हैं, उसको कैसे कौन सी जगहों पर लगाते हैं ताकि और पैसे कमा सके। देखो, दुनिया में दो चीजें अलग होती है, पैसे कमाना और एक पैसे लगाना। देयर आर पीपल हु आर वेरी स्मार्ट इन अर्निंग मनी, बट दे हैव फेल्ड टू इन्वेस्ट मनी। बहुत लोग आप तो देखते होंगे यार, कई सालों से पैसा कमाते, दुकान चलती, पर फिर भी वो वैसे ही है। वो आपको लगता है इतनी मेहनत करता है, इतने पेपर, इसके पैसे जाते कहां हैं? बिकॉज ही डजंट नो अबाउट एफएम। समझे आप? तो इसलिए एफएम को जानना बेहद जरूरी है। इसमें सुभिक्षा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। देखो कैसे इंसान फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से खराब हो जाता है। या वीडियोकॉन की बात करो, वीडियोकॉन के बारे में सुना है आपने? वीडियोकॉन बैंकक्रप्ट हुई, बताया आपको? वीडियोकॉन हमारे घर की सबसे पहले टीवी थी। वीडियोकॉन के वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन की एसी, वीडियोकॉन के सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वाज वेरी फेमस। सर इतना सब कुछ अच्छा था, उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक नंबर था। प्रोडक्ट समझता है, जो उनकी जो चीजें बिकती थी, टीवी, फ्रिज, एसी, ये वो सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर सर ऐसा क्या हुआ? यानी कि सिर्फ आपका प्रोडक्ट अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या पता होना चाहिए कि पैसों का उपयोग कैसे होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, बैंक से बहुत सारा पैसा भी बोरो किया और बहुत सारे धंधे खोले। ये भी कर लूंगा मैं, वो भी कर लूंगा मैं, वो भी कर लूंगा, और एक भी ढंग का नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया। आपके पास में पैसे जब आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसको पैसों को लगाए कहां जाए। समझ आ रहा है? यानी कि इतनी अच्छी कंपनी जो थी, जिसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतना अच्छा था, इतनी अच्छी इनकम हुआ करती थी, बावजूद उसकी कंपनी बर्बाद हुई है बिकॉज उस कंपनी को अपने पैसों को मैनेज नहीं करते हैं। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं वीडियोकॉन के बारे में। वीडियोकॉन बर्बाद कैसे हो, वीडियोकॉन बर्बाद कैसे हुआ, सब बर्बाद हो गया।
आपको मालूम है भाई एनसीएलटी में केस चल रहा था इनका? आईबीसी सुना कभी? आईबीसी नहीं पता? ये आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नाम का एक नया एक्ट है। आप सभी ध्यान रखें, कोई भी इंसान ने अपने पैसे डुबाए ना तो आप आईबीसी में उसके तहत केस करके उससे पैसे आप ला सकते हो, पर पैसे वाइट के चाहिए। अगर मैंने आपको चेक से पैसे दिए और आप मेरे पैसे वापस नहीं लौटा देंगे तो मैं आईबीसी में जाके आपके ऊपर केस ठोक दूंगा, आपको पैसे देना ही पड़ेंगे, नो डाउट। आजकल बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक्ट है जिसका नाम है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 20,000 करोड़ का पैसा ले रखा है इन्होंने एसबीआई बैंक से। किसने? एसबीआई बैंक से लिया वीडियोकॉन ने 20,000 करोड़ और पैसा वापस नहीं लौटाया। आईबीसी के तहत केस हुआ, कंपनी को लिक्विडेट किया गया, कंपनी के सारे असेट्स को बेच कर एसबीआई के पैसे लौटाए गए। मतलब आज कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। एक जमाने में जो कंपनी नंबर 1 ब्रांड हुआ करता था, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर ये सब कुछ क्यों सिखा रहे हैं आप? ये इसलिए सिखा रहा हूं ये देख लीजिए, सब कुछ है इसमें। ये लिखा है, देखो उन्होंने, जरा देखो क्या लिखा है। एसबीआई ने पिटीशन फाइल किया, एनसीएलटी ने बोला इसका बैंकरप्ट करवा दो। ये सब चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब पढ़ रहे हैं कि अगर आपको मैं एफएम पढ़ा रहा हूं तो आपको पहले पता होना चाहिए मैं एफएम पढ़ रहा क्यों। अगर आपको वीडियोकॉन जैसी हालत अपने आप के नहीं करना, आपको किंगफिशर नहीं बनना, आपको डीएसके नहीं बनना, आपको सुभिक्षा नहीं बनना, तो एफएम पढ़ो। मैं अगर बोलूंगा एफएम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप बोलेंगे क्यों पढ़ूं मैं? तो बोला मुझे सुभिक्षा नहीं बनना है, मुझे ये नहीं बनना। अरे इसने अपना धंधा बहुत बड़ा किया था, इसी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का मारा है। ये जरा देखिए, इतने सारे बिजनेस किए थे, इतने सारे बिजनेस किए थे। जरा देखो, ये बहुत प्रॉब्लम में। अब एक एक करके सारी स्टोरीज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सर इन सब से पढ़ के क्या होगा? आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आखिर वाई एफएम इज रिक्वायर्ड, आखिर एफएम को हमने पढ़ना क्यों चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखते हैं आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं सुभिक्षा विकीपीडिया से पूछता हूं आखिर बर्बाद क्यों हो। आइए जरा देखते हैं। अब यहां पे कुछ लाइन लिखी है, जरा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले सेकंड लाइन पे ही लिखा है, देखो क्या लिखा है। सुभिक्षा क्या था मालूम है? सुभिक्षा जैसे कि बिग बाजार था, जैसे कि डिमार्ट था, वैसे सुभिक्षा था। सुभिक्षा इज फ्रॉम चेन्नई। उनको क्या लगा मालूम है? उनका एक स्टोर जो है वो चेन्नई में बहुत चलने लगा, 10 स्टोर चेन्नई में बहुत चलने लगे, उनको लगा पूरे इंडिया में चलने लगेगा। उन्होंने हजारों स्टोर पूरे इंडिया में खोल दिए। पैसे खुद के थे नहीं, बैंक से पैसा लिया। अरे कोई भी स्टोर खोले तो माल तो लगेगा ना रखने के लिए, तो पैसा कहां से आया? अरे पैसा आया कहां से? पैसा आया बैंक से। उनको लगा सारे स्टोर चलने लगेंगे। भाई कोई भी स्टोर चलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तुरंत थोड़ी ना चालू होगा। एक साथ भी सारे पैसे लेकर सारे स्टोर चालू किए। मालूम है क्या हुआ? एक होता है कैरिंग कॉस्ट, समझते हैं? कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट। अब पैसा इंटरेस्ट पे लिया है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब इनफ्लो कुछ नहीं है, आउटफ्लो है। क्या इनफ्लो कुछ नहीं है? दुकान में माल कुछ बिकेगा ही नहीं। भाई कोई भी दुकान नया चालू करे तो टाइम तो लगेगा ना बिकने के लिए। क्या पहले दिन से थोड़ा ना कस्टमर आएंगे? इट टेक्स टाइम। तो अब ऐसा समय पे आ गया कि बैंक वाले इंटरेस्ट मांग रहे, इनकेस में इंटरेस्ट पैसे देने के लिए पैसे है नहीं, क्योंकि दुकानें अभी चल नहीं रही, चलेगी धीरे धीरे। एक समय आया, इंटरेस्ट का पैसा इतना ज्यादा पाइलअप हुआ कि बैंक का विश्वास उठ गया। बैंक को लगा तो इंटरेस्ट के पैसे नहीं दे रहा, मेरा प्रिंसिपल कब देगा? सारे बैंक का विश्वास उठ गया बैंक के ऊपर से। सारे बैंक का विश्वास उठ गया कि हमारा प्रिंसिपल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सब लोगों ने जाके एनसीएलटी को बोला इसका दीवाना निकालो। दीवाना निकाल के इसको देखो, यहां पे 2009 में इसको बंद करवा दिया। देखो क्या लिखा है। इंडियन रिटेल चेन 1600 आउटलेट सेलिंग ग्रोसरीज, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मेडिसिन। It began operation in 1997 and was closed down in 2009 owing to financial mismanagement. क्या लिखा है? Owing to financial mismanagement। यानी कि मतलब क्या हुआ? अगर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे नहीं होंगे, बोलो यार कमान, तो आपकी कंपनी की हालात
सुभिक्षा जैसे हो जाएंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको एफएम पढ़ना है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए एफएम को पढ़ना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सुभिक्षा के एग्जाम्पल, अगर काश सुभिक्षा अपनी क्लास ले लेता तो वो बर्बाद नहीं होता। अगर अनिल अंबानी अपनी क्लास कर लेते तो आज अनिल अंबानी नहीं होते, वो मुकेश होते। देखो साहब, इस सब्जेक्ट में इतनी बड़ी पावर है ना, मैं ऐसा ज्ञान देने वाला हूं आपको मजा आ जाएगा। पर आपको पढ़ने की जिज्ञासा होना चाहिए। अगर ऐसा मरे थकेले जैसे पढ़ोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। You have to show a lot of energy to understand this subject. This subject is not all boring. बहुत मजा है इसके अंदर। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं समझा, अभी तो माहौल बनने वाला है बहुत, ठीक है ना? मैं तो आपको सिर्फ ये सब दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझे एफएम हम लोग क्या है करके। ओके, आपको पता है एक कंपनी जिसका नाम है डीएसके, जानते हो डीएसके के बारे में? मैं बोलता हूँ ना डीएसके को। डीएसके पुणे की एक रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। आज बर्बाद है, सलाखों के पीछे है, जेल में है। सर क्या बात कर रहे हैं? दादा दादी जी की उम्र है और जेल में है। लोगों का पैसा नहीं दिया उन्होंने। एक जमाना था लोगों का बैंक के ऊपर विश्वास नहीं था, इनके ऊपर था। लोग बैंक में एफडी नहीं करते थे, इनको इंटरेस्ट पैसे दे रहे थे क्योंकि इनके इंटरेस्ट के पैसे बैंक से ज्यादा आते थे। ये माइक देना है मुझे? अबे माइक नहीं गया? नहीं, मतलब अगर मुझे किसको सवाल पूछना है तो जरा माइक चालू करो। मैं स्टोरी सुनाता हूं, बहुत बढ़िया स्टोरी है, आइए। सर क्यों सुना रहे? भाई इतना अच्छा बिजनेस था इनका, रियल एस्टेट यानी कि बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, ये बोलते ना फ्लैट्स बनाओ, ये बनाओ, एक नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर ऐसा क्या हुआ? सर आइए दिखाते हैं। ऐसा बहुत कुछ हुआ। दादाजी क्लास अगर मेरी कर लेते हैं, काश। क्या नाम है इनका? डीएसके, ड्रीम सिटी। ये देखो ये दादाजी है। और दादाजी ने बहुत लोगों को चुनाव लगा दिया जाने अनजाने में। इस डीएसके की ड्रीम सिटी द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी थी इन द वर्ल्ड। 7 साल पहले ऐसा वीडियो आया था, पर वो सिटी बनी नहीं। फोटो से आप एहसास कर सकते हो, ऐसा उसका विजन था, ऐसा बना देंगे। सिर्फ सपने ही देखे थे उसने, पर इंसान सपने देखे वो पूरे कहाँ हुए? सर क्या किया अंकल ने? भैया इनका काम बहुत बड़े थे इनके। इंसान के पास जितनी चादर हो ना, उतनी पैर फैलाना चाहिए। पॉकेट मस्ती नहीं करने का। इन्होंने मस्ती की, हाँ, औकात की बाहर अच्छी वाली मस्ती कर रहे थे। उनको लगा कि अपन बहुत जल्दी बड़ा बनेंगे, पर बड़ा सुन ये इसका प्रसाद, जब मैं इस पे चला तो आवाज इतनी बड़ी क्यों नहीं आती? इससे एकदम छोटे छोटा आवाज आती। ये अभी अपने हाँ बीच में प्ले हो रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा प्रोजेक्टर का हो गया। इसका आवाज आता है ना? Power on. Connected. A community that is self-contained and sustainable, and that fosters a sense of pride and fondness for residents and visitors alike. Welcome to your dream. Welcome
to Dream City. Shot. Has he got enough on this? Oh, yes, he has. Let's go away into the second tier. FC, providing endorsement and oversight. ये बहुत ड्रीम सिटी का प्रोजेक्ट है भाई। ये सोलापुर रोड बोल के यहाँ पे अरब सर के पास ये आधा दौरा बन के पड़ेगा, कुछ चालू वालू कुछ नहीं है, बंद हो गया पीछे। इन्होंने क्या किया था, इनके पास में बहुत सारे बिजनेसेस थे, उन्होंने सारे बिजनेस बंद करके ये बिजनेस को आगे चलाने का फैसला कर लिया। उनके इसमें एक डीएस के टोयोटा बोल के एक प्रोजेक्ट था, और छोटे छोटे जहाँ पे थे उन्हें सारे चीज़ों को बेच के बोले इसको बड़ा करेंगे। काश अगर वो अपनी क्लास करते हैं तो वो समझते फाइनेंस को डिवर्सिफाइड रिस्क होना जरूरी है। ऑल एग शुड नॉट बी अंडर वन बास्केट, एक बास्केट में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डाइवर्सिफाइड। इन्होंने क्या किया, इनको लगा इनसे बहुत पैसा आ जाएगा, बीच में आया रेरा, फिर आई नोटबंदी, समझा नोटबंदी, रेरा और फिर आई जीएसटी। इन तीनों चीजों ने रियल एस्टेट की बैंड बजाई है पिछले डेकेड में। इन्होंने क्या सोचा था, फ्लैट बनते बनते बहुत बिकेंगे, फ्लैट बनते तो गए, बिके कुछ नहीं। फिर उन्होंने बनाने के लिए जो पैसा लोगों से लिया था, उनको क्या लगा था लेकर अपन बना रहे, फिर लोग बुकिंग करेंगे, उनसे लेंगे और लेंडर्स को पैसे देते रहेंगे, ऐसा ही चलते आया उनके पास। उन्होंने बहुत सारा पैसा मार्केट से उठाया, बोरोइंग किया। देखो कैसा इंसान फंसता है, अरे एक नंबर बिल्डर है, आज तक कोई प्रोजेक्ट रुका नहीं उसका। गलती क्या करी है, ओवर एक्सपेक्टेशन कर लिया एक प्रोजेक्ट से, सारा पैसा लोगों से उतना ही हमने बोरो करना चाहिए जितनी हमारी पे करने की औकात है, इतना बोरो करा, एक जगह पे घलाया, फ्लैट बिके नहीं तो इंस्टॉलमेंट आई नहीं, इंस्टॉलमेंट आई नहीं तो वापस देंगे कैसे। तो समय ऐसा हुआ कि ये जो चक्का जाम हो गया कि फ्लैट बिकना ही बंद हो गए और इंटरेस्ट चढ़ता ही गया, इंटरेस्ट चढ़ता ही गया, इंटरेस्ट चढ़ता ही गया। फिर क्या हुआ, जो लेंडर्स थे उन्होंने आके धरना धर दिया वहां पे, हमारे पैसे दो भाई, हमारे पैसे कहां हैं, पैसे ही नहीं, हमारे कहां पैसे हैं। और एक समय आया कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए अब क्या होता है, एक डेडलॉक सिचुएशन आ गई। अब लेंडर से वो बढ़ गए, लेंडर्स तुमने मुझे 100 करोड़ दिए और 100 दे दो तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेंडर बोलते पहले 100 करोड़ ला मेरे, वो और 100 कहां देंगे। तो दैट्स व्हाई लेंडर्स वर नॉट एबल टू गिव मोर, और लेंडर्स ने अपने पैसे वापस नहीं दिए, इसलिए क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि ही वाज नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट मोर। तो बिल्डिंग आगे बने पड़ी है, फ्लैट्स आधे बने पड़े हुए, कोई लेने को तैयार ही नहीं है उसको। क्या किया बताओ, गलती क्या किया, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका, क्या करना चाहिए था अंकल ने? एक दो बिजनेस रखना चाहिए था, सारा एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए था। और बताइए क्या गलती की इन्होंने, बहुत लोन्स लिए, तो क्या करना चाहिए था, लोन कम लेना चाहिए था, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रोजेक्ट करना चाहिए था। और सपोज यू आर द फाइनेंस हेड ऑफ दिस कंपनी, क्या करोगे आप? यू आर द CFO ऑफ दिस कंपनी, तो आप क्या करोगे? आप कंस्ट्रक्शन करोगे ही नहीं, क्या करते, क्या स्ट्रैटेजी होती है आपके पास? सही बात है, सही पकड़े, यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था बेटा, बहुत सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका जी? नयन जन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत सही जवाब दिया। नयन कहां से हैं आप, सवेरे बोला था? टीकमगढ़ MP, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं आपका क्या बोला था, पब्लिक को खुल के बताइए जरा, माइक देना भाई, रेडी है तो टाइम है, हाँ ठीक है, बोलो। अर्थात बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसा हुआ है अंडरस्टैंड करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर इज वन कॉन्सेप्ट, देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड, देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड इक्विटी डाइल्यूशन। हर जगह पे
डेट से ही पैसे, देखो पैसा रेज करने के दो तरीके हैं, एक डेट एक इक्विटी, समझ आ रहा है? डेट यानी कि उधारी पे पैसा, इक्विटी यानी खुद का पैसा अपने शेयर होल्डर से रेज करने का। किसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है? कोई मुझे जवाब बताएगा डेट और इक्विटी का डिफरेंस क्या होता है? जरा मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। डेट और इक्विटी का डिफरेंस कौन बताएंगे? यहां पे इन्होंने कहा कि सर अगर डीएस की इक्विटी लेता, पैसों को बैच पे उधारी पे न लेते हुए अगर इक्विटी डाइल्यूट करता, यानी कि अपने कंपनी का ओनरशिप 20-30% दे देता, स्वप्निल पाटनी को बोलता है स्वप्निल पाटनी 100 करोड़ दे दे, मैंने 100 करोड़ दे दिए, इंटरेस्ट मुझे मिलेगा नहीं, पर मैं उसके कंपनी का मालिक बनूंगा, जो भी वैल्यूएशन आएगा उसके हिसाब से। अब उसके से फायदा क्या होगा? ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे मी इंटरेस्ट, उसको जो पैसा मिलना था मिल गया, इंटरेस्ट देने की जरूरत है नहीं, और पैसे कम गिरे और 10-20% डाइल्यूट कर देंगे। एंड दिस इज द वे गोइंग फॉरवर्ड। आजकल यही तो कर रहे लोग, इंटरेस्ट पे पैसे थोड़ी ना लेते लोग, इक्विटी काटते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे डू दिस। ये जितना आपने कभी, चलो मैं बहुत आगे, मुझे बहुत सारी बोलना है, मेरे यहां तक आ रहा है। आप मुझे पहले बता दो डेट और इक्विटी का डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? अरे तुम लोग थकेले से क्या भी करो, तुम डेट इक्विटी नहीं आता भाई, तुम लोग कर क्या रहे? और तुम्हें डर लगता है क्या बात करने से? अरे किसको डरने का नहीं। हाँ, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, कम ऑन। देखो मेरा सवाल है डेट और इक्विटी का डिफरेंस क्या है, यह मेरा प्रश्न है। इक्विटी यानी कि हम अपनी ओनरशिप देते हैं, डेट यानी कि देखो पैसे लाना है मुझे, ये है मुझे पैसे चाहिए, मुझे यही तो सिलेबस है यार। ये देखो अपने को पैसा चाहिए 100 खोका, लाने के दो तरीके हैं, एक तो डेट और एक तो इक्विटी, और इसी से मैं करने वाला हूं बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए दो जगह से पैसा आएगा, एक तो डेट एक तो इक्विटी, बराबर है? आपको मुझे जवाब देना है, जब कोई कंपनी चलाती है, डीएसके ने इस रास्ते को अपनाया और बहुत सारे लोग इस रास्ते को नहीं अपनाते। देयर आर पीपल हु वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस नॉट बाय डेट बट बाय इक्विटी। नाम तो सुना होगा नायका, नाम तो सुना होगा, अरे बोलो भाई। और बोले सारे लोग जो है जोमैटो क्या कर रही है? इसके बाद में रिलायंस, हाल ही में रिलायंस ने अपने बहुत बड़े स्टेक को बेचा था फेसबुक को, गूगल को, याद है? जब पहला लॉकडाउन लगा था, याद है? रिलायंस जियो को बेचा था, याद है क्या नहीं याद है? लॉकडाउन के दौरान ही तो हुआ था ये। जोमैटो इक्विटी से पैसा उठाया, आईपीओ लाया। रिलायंस ने आईपीओ से पैसा नहीं उठाया, ये प्राइवेट फंडिंग करो, बड़े बड़े लोगों के पास गए। अभी वो अरामको की बात चल रही है, अरामको सुना है? एक बात बताओ मुझे, आपको ये सब्जेक्ट सुनने में पसंद है कि नहीं है? तो कुछ चीजें आपको पता हो सकती है और कुछ चीजें आपको नहीं हो सकती, कुछ पता हो सकती है और बहुत नहीं पता हो सकती, ऐसा भी हो सकता है ना। हर कोई चीज में बहुत पैसा है, आप सिर्फ सुनते रहना और उसको ग्रास्प करना, बहुत सारा मजा आएगा आपको, ठीक है ना? जोमैटो, नायका, पेटीएम। सर पेटीएम ने क्या किया था? पेटीएम का क्या है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट और रिलायंस ने अलग तरीका अपनाया। फ्लिपकार्ट और रिलायंस ने प्राइवेट इक्विटी लिया, समझा? प्राइवेट इक्विटी मतलब पब्लिक में नहीं गए। अरे फ्लिपकार्ट गया वॉलमार्ट को, बोला है वॉलमार्ट एक काम कर भाई, अपने को ये शेयर, अपने को ओनरशिप काटना है, तेरे को लेना है क्या? ले ले मेरी कंपनी को, तो वो पैसे से अपन धंधा बढ़ाएंगे। 76% वॉलमार्ट को बेचा गया 1 लाख करोड़ में। 1 लाख रुपए नहीं बोल रहा मैं, 1 लाख करोड़, उतने पैसों में फ्लिपकार्ट को बेचा गया 76% शेयर, ताकि उसका कंट्रोल आए। रिलायंस, आइए देखते हैं। रिलायंस जैसा व्यक्ति भी अगर आज अपनी इक्विटी ओनरशिप काटता है
तो ये कौन है भाई डीएस के? अक्ल नहीं है। आदमी की नीयत सही थी पर हालात खराब, नीयत सही थी हालात खराब थे, पैसे नहीं दे पाएगा। इतना लोन इतना लोन इतना लोन इतना लोन। आज पूना में इतने मेरे सारे दोस्त हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनकी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज इनटू द रियल एस्टेट, बोलता आज तक 45 लाख स्क्वायर फीट मैंने माल बनाया होगा पूना में। 15 सालों से बिल्डर है। आज उसके ऊपर 200 करोड़ का लोन है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बनाई उसने। गाड़ियां जाकर देखोगे ना, बोलेंगे बहुत रईस आदमी है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये वो, दुनिया की हर गाड़ी उसके पास। वो बोलता हमको स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है ताकि लोग देखेगा बिल्डर पैसे वाला, मतलब ज्यादा फ्लैट्स बिकेंगे। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट क्या मालूम है कैसे बर्बाद हुए मेरे दोस्त? आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी बोरोइंग करना है। कभी कभी इक्विटी काट लेना सही बात होती है। हर कोई काम बैच के पैसों से, इंटरेस्ट के पैसों से नहीं होता। ये बात आप ध्यान से सुनना। अगर आपको धंधा एक्सपेंड करना है ना, डेट नहीं, आपको लगता है डेट का बर्डन बहुत है ना, आपने कमाया नहीं कि आपको इंटरेस्ट झक मार के देना ही है। इक्विटी में वैसा नहीं है। इक्विटी के ऊपर क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड देना तो देंगे ना, तो नहीं देंगे। सेक्शन नंबर 123 कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में पे करना कंपलसरी नहीं है। आई मीन डिविडेंड डिक्लेयर करना ही जरूरी नहीं है, पर एक बार डिक्लेयर किया तो पे करना जरूरी, पर डिक्लेयर करना ही जरूरी है। डिविडेंड देना तो दो, ना तो मत दो। कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। 123 क्या बोलता है? डिविडेंड देना नहीं देना आपकी इच्छा है, पर एक बार आपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया तो फिर देना जरूरी, वो बात अलग है। इंटरेस्ट का ऐसा ऑप्शन ही नहीं। आपने किससे इंटरेस्ट पे पैसे ले, चाहे बैंक हो चाहे लेंडर हो, आपको उसको झक मार के इंटरेस्ट तो देना ही है। मेरे दोस्तों ने, डीएसके ने, वीडियोकॉन ने गलती क्या करी? लोन लेके रखा बहुत, इक्विटी नहीं काटा। ये लोग होशियार है, ये लोग होशियार है। ये नायका, ये जोमेटो, ये रिलायंस, ये पेटीएम, ये फ्लिपकार्ट, ये लोग होशियार है। जिन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एसपीसी को अगर एक्सपैंड करना है, और एसपीसी बोलेंगे अब मेरे को 100 ब्रांचेस डालना है, उसके लिए 1 करोड़, उसके लिए 100 करोड़ लग रहे हैं, तो 100 करोड़ में इंटरेस्ट पे लूंगा ना, तो मेरी ब्रांचेस चले नहीं चले, मुझे तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, मैं एसपीसी का आधा बेच देता हूं, बराबर है, और आधा बेच के कितने, वो 100 करोड़ से मैं एक्सपेंशन करूंगा। समझ में आया? तो क्या होगा, कल ब्रांचेस चलने में 1-2 साल लग भी गए तो मेरा कुछ बर्बाद नहीं होगा, पर अगर इंटरेस्ट पे पैसे लिए थोड़ा सा भी डिले हुआ ना तो मेरे लग जाएगा। मेरे दोस्तों का वही हुआ। मेरे दोस्त का नाम नीलेश है। 200 करोड़ का लोन, ब्याज है 14%, 28 करोड़ का इंटरेस्ट जाता है उसका साल का, डिवाइडेड बाय 12। क्या है ये? महीने का कितना? 2.5 करोड़ का उसका इंटरेस्ट है महीने का। तो इंसान कमाएगा कब, खाएगा कब और नहीं भरेगा कब? 2.5 करोड़ का इंटरेस्ट हर महीने का, इट्स टू मच। हर साल को आपको 30 करोड़ का इंटरेस्ट देना है, आपने कमाया नहीं कमाया, उसका वही हुआ। इन्होंने क्या किया, हेलो चेक, उनकी जितनी औकात थी उससे ज्यादा का उन्होंने यहां पे साइट खोल, कितनी साइट चल रही थी मालूम है पुणे में? 26 साइट्स चल रही थी। साइट्स समझता है? कोरेगांव पार्क में एक बिल्डिंग बन रही है, कोथरूड में एक बिल्डिंग बन रही है, कल्याणी नगर में एक बन रही है, चिंचोड़ में एक बन रही है। अरे भाई औकात नहीं, काय को बना रहा? तेरे पास 50 करोड़ ना, 4 बिल्डिंग बना, उसमें खुश रहे। बताने का कि मैं कितना बड़ा बिल्डर हूं, बड़ा बन गया। फिर 26 साइट्स चल रही है, और कहां से लाया लोन? कोई एनबीएफसी से ले रहा है तो कोई बैंक से ले रहा है, इतने लोगों से लोन लेके रखा है। सर प्रॉब्लम क्या हुई थी? इतनी साइट खुलने का होता क्या है? होता क्या है ना कि अचानक से ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, जो रिसेशन आया, जो नोटबंदी हुई, अब नोटबंदी में और जीएसटी लग गया बहुत ज्यादा, रेरा के रेगुलेशंस आ गए, वो फ्लैट का बने तो सही, बिकना बंद हो गए। फिर क्या हुआ, अब बिकेगा ही नहीं तो पैसा आएगा नहीं। अब बताओ क्या होगा, पैसा आएगा ही नहीं तो पैसे तो ब्लॉक्ड है ना। किसमें ब्लॉक्ड है?
काश अगर फ्लैट बिक जाते तो क्या होता? फ्लैट बिक जाते तो क्या होता? फ्लैट पैसे आते इधर देता या फिर प्रिंसिपल भी चले जाती। पर हमने क्या किया, हमने रिस्क लिया। किसको लेके? डेट पे लेके। डेट का मतलब क्या? वो आपको वो बिल्डिंग चले नहीं चले झक मार के इंटरेस्ट देना है। काश अगर वो मेरे जैसे लोगों को बोलता, भाई एक काम कर, ये मेरे प्रोजेक्ट है, तू 10% इक्विटी ले ले। किसी और को बोलता 20% इक्विटी ले ले, यानी कि मतलब क्या हुआ? अरे मतलब क्या हुआ? तू पैसे दे दे, जिस दिन बचेंगे ना तुझे भी लौटा देंगे। नाउ यू आर द ओनर। और यही काम किया हमारे, अरे मुकेश यार इतना बड़ा इंसान होके अगर वो इक्विटी बेच सकता तो हम लोग कौन है? हेलो। इसीलिए तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी के पास में IIM अहमदाबाद फाइनेंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CFA, अरे हजारों लोग यहाँ पे गाइड करने के लिए फाइनेंशियल रिलायंस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यहाँ पे आम आदमी को कुछ समझता ही नहीं। ए भाई जान दे, कल कर ले भाई, तब मरमरने को क्या चल रहा है। हाँ, आम आदमी के पास में ना फाइनेंस की खुद की बुद्धि है, ना IIM अहमदाबाद के लोग हैं, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना CFA। वो अपनी खुद की बुद्धि लगा रहा है इसलिए मर रहा है। ये बड़ी कंपनी, ये नायका, ये फ्लिपकार्ट, कौन है यहाँ पे? अरे बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ। वो ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे इनको। क्या करते देखो, ये देखिए रिलायंस इन्वेस्टमेंट बाय फेसबुक, गूगल, देखो क्या लिखा है भाई। ये वो लोग देखो कितना अच्छे से काम किया, जरा ध्यान से देखना क्या किया इन्होंने। ये फाइनेंशियल प्लान है, क्या किया इसने जरा देखना। गूगल को अपना क्या बेचा इसने? पूरे कंपनी का वैल्यूएशन लगाया, टोटल इन्वेस्टमेंट 1.52 ट्रिलियन, स्टेक सेल 32%। जियो का एक वैल्यूएशन निकाला, उसका 33% माल बेच दिया, यानी कि बोला जियो का जो भी कमाई होगा 32% अब लोगों का, बाकी बचा हुआ मेरा। ये ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। सब कुछ मेरे बाप का होगा, फिर मेरे बाप का भी कुछ नहीं बचता। मेरे दोस्त को तो कुछ बचा ही नहीं, DSA को कुछ बचा ही नहीं, जो था वो भी चला गया। मुकेश जी होशियार है, देखो क्या किया उन्होंने, कंपनी का वैल्यूएशन निकाला। ये वैल्यूएशन है, कितने वैल्यूएशन निकली उसकी? 1 टोटल इन्वेस्टमेंट है उनकी, ये इतनी इन्वेस्टमेंट है। इनका क्या दिएगा? 9.90, यानी कि 10% शेयर दिया उन्होंने 43,000 करोड़ में, यानी कंपनी का वैल्यूएशन 4.5 लाख करोड़ का हुआ। बराबर है? 4.5 लाख करोड़ में पूरी कंपनी का वैल्यूएशन लाया। 10% माल बेचा फेसबुक को, गूगल को बेचा 7.73, ये KKR वगैरह सब कुछ मिला के इतना माल बेचा। और उन्होंने बहुत सारा पैसा मार्केट से उठाया, लगभग उन्होंने 1 लाख करोड़ के आसपास पैसा उठाया। कहां से उठाया पैसा? जियो फाइबर लाना था, पैसा चाहिए था मुकेश जी को। चाहते तो SBI के पास जाते, चाहते तो ICICI बैंक के पास जाते, बैंक्स खड़े खड़े उनको लोन देती। पर मोटा भाई होशियार है, मोटा भाई जानता था कि अनिल के साथ में क्या हुआ। वो अनिल के मौत मरना नहीं चाह रहा था। मोटा भाई इज वेरी टैलेंटेड। मोटा भाई बोलता है चलो ठीक है, 100% मेरे बाप के नहीं चलेगा, 32% जा रहा ना, जाने दो ना, बाकी तो मैं कंपनी में 68% में इतना पैसा कमा लूंगा ना जो 100% में भी नहीं कमाऊंगा। जियो फाइबर को ऐसा चलाया ना, अभी जियो फाइबर घर घर में जा रहा है। क्या चलता है जियो फाइबर? देखा है अभी? अमेजिंग काम कर रहा है वो। He's gone insane, क्रेजी है वो। सिर्फ जियो फाइबर अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, फाइनेंशियल प्लान भी अच्छे होना जरूरी है। प्रोडक्ट ही सिर्फ अच्छा होना सही नहीं, मेरे दोस्तों की बिल्डिंग बनाने का तरीका ही सिर्फ अच्छा नहीं होना चाहिए, फाइनेंस लाने की बुद्धि भी तो होना चाहिए ना, कि तुमको पता तो होना चाहिए फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं। आपका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर तो सही होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे डेट लो ही मत, पर आपको प्रपोर्शन पता होना चाहिए, डेट कितना, इक्विटी कितना। नहीं हो रहा ना, आपने बहुत ज्यादा, उतना कर्ज मत ले लो, उठा लो जिंदगी में कि आप उसको चुका ना सके, या उतना बर्डन ना आ जाए कि आपका पूरा इनकम भी चला जाए, आप खुद भी मर जाओ और जेल में चले जाओ।
भगोड़ा बन जाओगे, भगोड़ा। कौन है भगोड़ा? कहां गए विजय माल्या जी, नीरव मोदी जी? अरे क्या नंगा करके मारा है, क्या जिंदगी है? तुम एक इंसान है, इतने बड़े इंसान है, तुमको भागना पड़ रहा है, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? एक जमाने में जो तुम टॉप शॉट इंसान हो, यूबी ग्रुप का ओनर है वो यार, यूनाइटेड ब्रेवरीज। आज इंडिया के जितने लोग दारू पीते हैं 80% दारू यूबी की आती है, और तुम्हारे पास में ये हालत कि तुमको इंडिया से हकाल दिया, भाग गए तुम, क्या कमा के फायदा? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है बॉस। इतना उधारी भी लेने की जरूरत ही नहीं, बैंक से इतना कर्जा उठाया क्यों? आइए ना मैं आपको बता दूं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपसे, ये जो है ना, इसको, ये आईपीओ नहीं है, हम जैसे लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है, ये प्राइवेट फंडिंग है। पर देर आर पीपल। अच्छा यार, क्या ये ग्रुप पे कुछ अलग ही चैटिंग करे? कौन है रे शुभम, क्या बात कर रहा है भाई तू? अरे भाई ये मेरी क्लास का छोड़ के कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। एक्सेल इज ह्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, 100% यू विल पास आउट। अरे भाई ये क्या अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं बच्चा इधर कुछ तो आगे। ओके कुछ अलग ही चल रहा है इसका भाई, ये वही चलने दो जो चल रहा है क्लास में, ठीक है? ओके। अरे मेरी को थोड़ी सी सर्दी हुई रे। क्या होता, मैं घूमने गया था झारखंड। वहां पे इतनी ठंड की हम महाराष्ट्र में आदत नहीं है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल अभी देखते हो ना, उधर इतनी ठंड थी 4 डिग्री 5 डिग्री, और हम लोग 7-8 दिन उधर ही थे। तो पूरा एकदम आवाज़ की लग चुकी, आपको मेरा आवाज़ और वो लग रहा होगा ना, आएगा 1-2 दिन का सेटलमेंट को टाइम लगेगा उसके, आई विल बी बैक, बट आवाज़ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। वो बच्चा बोल रहा है सर आपकी एनर्जी किधर गई? एनर्जी बहुत है, रुको जरा आता हूँ मैं। एनर्जी का मत बोलो, मैं थोड़ा सा माहौल बनाना चाह रहा हूँ, रुको। मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, वन इज इशूइंग, वन इज हैविंग IPO, वन इज हैविंग प्राइवेट फंडिंग, बोथ आर गेटिंग इक्विटी, वन इज गेटिंग फ्रॉम प्राइवेट, वन इज गेटिंग फ्रॉम IPO। IPO का एग्जाम्पल लेंगे आपके सामने, जोमैटो। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी? कितना वैल्यू इस कंपनी का? इस कंपनी का वैल्यूएशन 134 रुपीज है सर। 134 तो शेयर का प्राइस है सर। ये 6 महीने पहले कब आया था? जब भी आया था कितने में आया था भाई? कितना में लिस्ट हुआ था? और कुछ तो ऑफर प्राइस कितना था उसका? 60-70 रुपए था ना, कुछ लिस्टिंग से था। 70 रुपए पे लोगों ने अप्लाई किया था, जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन 120-130 चला गया था, और अभी 134 है लगभग। अभी तक इश्यू से सेम ही रेट है उसका। ये यहां पे आपको दिख रहा होगा उसका रेट क्या है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1 लाख करोड़। क्या पैसा बना रहे लोग। आपको बताओ सबसे बड़ी बात क्या है, जोमैटो में, जोमैटो इज लॉस मेकिंग कंपनी। सर लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी इतना पैसा बनाती है। हाँ बनाती है। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? हाउ कम लॉस मेकिंग कंपनी इज गेटिंग सो मच वैल्यू? सर ये 1,02,000 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे है? यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स अगर उसको 134 से मल्टीप्लाई कर देंगे आज, तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। सर एक बात बताओ, ये इन्होंने पैसे मिल गए उनको? हाँ ये पैसे मिल गए उनको। किसको? ताकि जोमैटो उसका इस्तेमाल करके, अरे तुमने 100 दिए, मैंने 1,000 शेयर लिए, तो मैंने कुछ 1,000 शेयर को 133, तो मैंने भी अपने तरह से पैसे जोमैटो को दिए। आपने जोमैटो, तो जोमैटो को उसमें इतना सारा पैसा आ गया होगा, तो जोमैटो क्या कर रहा है उसको? अब जोमैटो अपने रेस्टोरेंट डालेगा, जोमैटो राइडर्स लाएगा, बहुत कुछ करेगा, मार्केटिंग करेगा, दुनिया की चीजें करेगा। और कभी कभी तो जो ओनर है ना वो पैसे लेके चले जाता है। यानी कि मतलब क्या करता है वो अपना स्टेक बेच रहा है ना, तो धंधे में नहीं लगाएगा पैसे। ठीक है, वो ऐसा भी कुछ होता है। आपसे मेरा प्रश्न है, क्या आप मुझे बताएंगे जोमैटो जैसे कंपनी का, देखते कितना एफएम आपको समझ में आता है। आज बहुत सारी कंपनियां जो स्टार्टअप में है,
दे आर जिनका लॉसेस में कंपनी है, फिर भी उनको इतना वैल्यूएशन कैसे मिल रहा है? ये कंपनी लॉसेस में है दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहता हूं जोमैटो लॉसेस क्या लिख रहा है, देखो नेट लॉस सिर्फ 430 करोड़। लास्ट ईयर में 230 करोड़। बोल रहा है कि पिछले साल 230 था, 87% से लॉस बढ़ा है। फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ है। बुद्धिमत्ता के बस में नहीं आता, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि दुनिया को हुआ क्या है। हम यही समझता नहीं कि हम बेवकूफ है कि लोग बेवकूफ है जो इसमें लगा रहे हैं। भाई अगर कोई लॉस वाली दुकान है उसमें पैसे लगाएंगे क्या आप? कौन से घोड़े पे दाव लगाओ जो जीतेगा ना? ये तो हारा हुआ है। कोई बताए क्या चल रहा है, ये सही है क्या गलत है? सही है, क्योंकि अभी भी शटडाउन पॉइंट से ये काफी ऊपर है और ये आगे फ्यूचर में इसका स्कोप है और बढ़ने का। इनका मानना है कि आगे स्कोप है, आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। अब बोल बेटा क्या बोलेंगे? इक्विटी सेल कर देंगे जो इनके ओनर्स है ना, वो इक्विटी बुकिंग करेंगे और फिर निकल आएंगे। नहीं, पर ये जो लोगों ने इसमें जो पैसा लगाया है, लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन तो बहुत कम होना चाहिए ना यार। ये सही वैल्यूएशन है क्या? क्या एक्सेसिव वैल्यूएशन है? देखते कौन जवाब देगा। यहां पे लिख रहा है, पलक मुंद्रा कह रहा है कि हाई पोटेंशियल इन फ्यूचर। आकाश पवार कह रहा है बिकॉज ऑफ फ्यूचर प्लान। दोस्तों आपको सभी को समझना चाहिए, यह पैसा आज के लिए नहीं दिया है, यह पैसा आने वाले कल के लिए दिया है। भाई और बहनों आपको बता देना चाहता हूं कि यह जोमैटो है, आज इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसके पास। यानी कि इंडिया के कई रेस्टोरेंट्स है, जब भी एक भी प्रोडक्ट बिक रहा है तो 30% रेवेन्यू इसके जेब में जाता है। समझ रहा है? हजारों रेस्टोरेंट से टाइप किए। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं रेस्टोरेंट मतलब 40,000 रेस्टोरेंट से टाइप किया उन्होंने। कितने था? अब 40,000 रेस्टोरेंट में से जब भी कुछ बिकेगा तो 40,000 रेस्टोरेंट में अगर जोमैटो के ऐप से कुछ बाय करेंगे तो उनका कनेक्शन 40,000 रेस्टोरेंट से अगर है तो 30% उस रेस्टोरेंट का कमीशन है इनका, और करना कुछ है नहीं। एग्रीगेटर है सिर्फ, रेस्टोरेंट किसी और की, माल किसी और का, कुक किसी और का। हम तो सिर्फ एक जरिया है, जरिया। ऐसे धंधों को कहा जाता है एग्रीगेटर मॉडल। जैसे ओला करता है गाड़ियां किसी और की, ड्राइवर किसी और के, पैसेंजर किसी और के। मजे ले रहे हैं ओला। ओला हैज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म, जोमैटो क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोग अपने आप को रजिस्टर करा के अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया, जो फ्लिपकार्ट ने भी क्रिएट किया था। फ्लिपकार्ट माल नहीं बेचता, लोग फ्लिपकार्ट पे माल बेचते। फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर है। फ्लिपकार्ट का अपना माल नहीं होता, फ्लिपकार्ट दूसरों की चीजें बिचवाता है। ओला की खुद की गाड़ियां नहीं ना, जोमैटो के रेस्टोरेंट है। इन्होंने क्या क्रिएट किया? इनकी वैल्यूएशन क्यों मिली बताओ फिर? कभी भी इंसान जब किसी धंधे में पैसा लगाता है ना, वो आज के लिए नहीं, वो आने वाले यानी आने वाले कल में जितना गेन वो फोरकास्ट करते हैं कि जिस रफ्तार से जोमैटो के नंबर ऑफ रेस्टोरेंट बढ़ रहे हैं, वो अगले साल इतने होंगे, 5 साल बाद इतने हो जाएंगे। और उस चीज को मद्देनजर रखते उसको वैल्यूएशन मिलती है। ध्यान से सुनना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पीई। क्या बोलते हैं उसको? मैं एफएम पढ़ा रहा हूं तो एफएम की भाषा आपको समझना होगी। क्या बोलते हैं उसको? पी। व्हाट इज इट? पी। कोई बता के पी क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशो। अगर मैं आपको यहां पे ले जाऊं तो दोस्तों है, ये है रिलायंस की शेयर प्राइस आपके सामने, जिसमें आपको रिलायंस का पी दिख रहा होगा 31। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 31? द मीनिंग ऑफ 31 इज व्हाट? अगर रिलायंस 1 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा तो उसकी वैल्यूएशन 31 रुपीज है। यानी कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है आज? अरे कितनी, मैं थोड़ी देखो ना मेरे पास क्या क्या है वो 16 लाख करोड़, 16,45,000 करोड़ का वैल्यूएशन इस कंपनी को मिला है। 16 lakhs
किसको बोलते हैं वन ऑफ दी सबसे हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी इंडिया की? यार कम ऑन यार, आप कोई बताएगा ये 31 और 16 लाख का क्या कनेक्शन है? कमाई कितनी हुई इस कंपनी की? कैन यू प्लीज टेल मी? कौन जवाब देगा ना? इस कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? ये चाय लेके ना, लेता हूं, ठीक है। कोई जवाब देगा मुझे? ये कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती होगी? 16 लाख करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है। लोग कहते हैं अगर वो 1 रुपए कमाएगा तो हम उसकी वैल्यू 31 रुपए देंगे। सर ऐसा कैसा गणित है ये? 1 रुपए कमाता तो 31 देते, क्योंकि आने वाले सालों में बहुत कमाएगा ना, तो इसलिए आज ही उसको 31 ईयर्स में वो जितना पैसा कमाएगा उतने पैसे आज दे देते उसको। आज कितना कमाता है? 1 रुपए, तो हम कितना वैल्यूएशन दे रहे हैं उसको? यानी कि 31 ईयर्स में जितना कमाएगा वो 1 साल में 1 रुपए कमाता है। हम बोल रहे पी कितने का? 31 का। यानी 31 ईयर्स में जितना कमाएगा उसका पैसा आज मिल रहा है रिलायंस को, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना होगा? अरे सिंपल कैलकुलेशन यूज कर रहे, 16 लाख 45,000 को 31 से डिवाइड करो, हाउ लेगा? यानी कि रिलायंस की कमाई आज के तारीख में, बोलो यार, 1 साल में रिलायंस 52,000 करोड़ कमाता है, और उसकी वैल्यूएशन कितनी है? 16 लाख करोड़ के ऊपर। यह देखने में बहुत सही लगता है, यानी कि इसका पी कितना? 31। कुछ ऐसे कंपनीज है जिसका वैल्यूएशन सुपर है। टाइटन कभी सुना होगा? टाइटन वॉचेस, ध्यान से देखना क्या लिखा है यहां। कितना मसा, जरा देखो ना आप, क्या है पी तो देखो, यूल गो इनसेन क्रेजी। यही तो पावर है रतन टाटा की। रतन टाटा का ऊपर इतना विश्वास है, पूरे इंडिया का इतना विश्वास है कि उसका पी 130 है। यानी कि टाइटन 1 रुपए का हुआ था, लोग बोलते तेरी वैल्यूएशन 130। सर वैल्यूएशन है मतलब लोग उतने, उसकी उतनी शेयर प्राइस होगी अब। यानी कि अगर 31 रुपए का अगर इसका पी होता ना, तो शेयर प्राइस के 1000-1200 भी नहीं होते। जिस कंपनी का पी ज्यादा होगा यानी कि वो ओवर वैल्यूड कंपनी, ऐसे कंपनी में बच के पैसे लगाना, ज्यादा मत लगाना, क्योंकि इसको फोकट में इतना भाव दिया गया। इतना कितने? इतना 130। जरा देखो दमानी का भाव देखना है, डीमार्ट, ये तो अलग लेवल है, इसके ऊपर अलग ही विश्वास है लोग। ये देखो, यानी कि ये 1 करोड़ कमाने लगता है ना ज्यादा, तो लोग उसकी वैल्यूएशन 222 करोड़ से बढ़ा देते। इतना उसका भाव ज्यादा है। लोग पता ऐसा क्यों करते? किसकी पी ज्यादा रहती होगी? आपके हिसाब से आप कौन से कंपनी को ज्यादा पी दोगे? आपको 5-6 कंपनी का नाम दिया, आप कौन से, हर किसी को तो एक जैसा पी नहीं दोगे ना, किसको ज्यादा दोगे, किसको कम दोगे? डिविडेंड मिल रहा होगा, हाँ। अच्छा नहीं, मतलब इन जनरल आप किसको ज्यादा पी दोगे? जिसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाला है, ऐसे आपको आशंका है ये कंपनी आग लगाने वाली है, ऐसा बढ़ेगी ना ये रुकेगी नहीं, आप ऐसा आपको लगता है, तो आप फिर उसको कोई भी भाव में खरीदने को तैयार हो जाते, क्योंकि आपको लगता है ये बहुत आग लगाने वाली। पर जो कंपनी मरने वाली होती है ना, मरने वाली, उसका पी 5 भी नहीं होता, कभी कभी 4 हो जाता है। यानी कि 1 रुपए कमाएगा तो वैल्यूएशन सिर्फ 4, ये भी कोई बात है? पर यहां पे 222 है, ये सुपर वैल्यूड कंपनी है। क्योंकि दमानी का जो प्लान चल रहा है ना इंडिया में, ये इतना नेक्स्ट लेवल प्लान चल रहा है। डी मार्ट के अंदर जितने मार्ट अभी है खुले हुए, उसका जो एक्सपेंशन प्लान है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1000 स्टोर करने का है। यानी कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये सब कुछ आ गया तो इसका पी आज भले ही 200 का है, बाद में कम हो जाएगा। कैसे आपको समझाऊं? डिटेल में सुनना है क्या? बहुत भारी बोलूंगा, आप देखना। एक
स्क्रीनर बोल के एक एप्लीकेशन है, स्क्रीनर टाइटन। ये देखो screener.in, वाह क्या डेटा मिला है मुझे, इतना खुश हो गया इसको देख के। इस जरा देखो क्या लिख रहा है भाई ये इतना 2576 उसका टाइटन का रेट चल रहा है। सोचो 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 सोचो। अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, आपको देख के मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका सेल है, इसका ये है, दुनिया है, सब कुछ है, ठीक है। अब जब ये कंपनी, इनका जो क्या बोलते हैं CAGR देखना था मुझे, इसका CAGR, एक मिनट है, कंपैरिजन। आपको ना इस कंपनी यहाँ से आपको ये भी मिलता है कि इसके से जो और कंपनी से वो कितना पी है देखना है आपको। ये भी देख लो, एक चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट है। पीयर समझता है, पीयर आप जैसी, तो टाइटन जैसी, तो टाइटन जैसी और बहुत सारी कंपनीज इंडिया में। टाइटन का पी कितना है, बाकी लोगों का देखो, 18, 33, 24, 14, क्या ही दिख रहा है, ये पी है। कैन यू सी ऑल दिस? मतलब आपको लगता नहीं टाइटन कंपनी की इज्जत बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? आप कभी कभी कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन क्यों देते हो मालूम है? एक जमाने में जब टाइटन अपनी वैल्यूएशन कर रहा था, तो टाइटन का प्रॉफिट जो है, कहा गया प्रॉफिट था ना कितना, तो रे 5 साल, ये क्या वॉल्यूम है ना, ये प्राइस है, ये मुझे प्रॉफिट चाहिए था रे। प्रॉफिट किधर है? हाँ ये प्रॉफिट है, ठीक है ना, अपना डेटा मिल गया। और मेरे को ये थोड़ा सा, हाँ बहुत सही, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, पर बेस्ट है। और मिल गया आपने डेटा। आप बुद्धिजीवी लोग देखना, ये प्रैक्टिकल है जो हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको हमेशा कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। इसके बाद में तो सिलेबस बहुत आसान लगेगा। उसका प्रॉफिट कितना था भाई मार्च 2010 में? 250 था नेट प्रॉफिट। अरे हाँ है ना? फिर कितना हुआ? फिर ये तो 870 कोविड का है। आज जान दो, बताओ कितना है, किसका प्रॉफिट है? क्लियर है? श्योर है? अब दिमाग में सुनना, ओके। 250 कैलसी लेना हाथ में। उस समय कितने का पी था उसका? मान लो उस समय भी उसका अभी 130 पी था, राइट? जिसने पैसा लगाया था 2010 में, अरे बोलो ना यार, उसका पी था 100 का। तो आप बोले 100 का पी तब भी था उसका? अरे बोलो ना, कितना पी था उसका? लोगों ने कितना पैसा दिया उसको? यानी उसका कितना था नेट प्रॉफिट? 250 करोड़। और हम पैसे कितने दे रहे थे उसको? 25,000 करोड़ दे रहे थे। अरे यार 100 का पी मतलब वही होगा ना, कंपनी कमा रही कितना? 250 करोड़। हम दे रहे कितना? यानी कि उसका कमा रहा 250 करोड़, हमने उसकी वैल्यूएशन लगाई 25,000 करोड़। बोले इतना? हाँ इतना। आज देखो जिस बंदे ने यहां पे 25,000 करोड़ लगाए होंगे उस कंपनी में, 10 साल के बाद में क्या बोल रहा होगा? क्या बोल रहा होगा? मैंने लगाए थे कितने? 25,000 करोड़। तब भले ही 100 का पी था भाई और बहनों, आज पी उतना नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी लग रही है? अरे बोलो ना। तो अब उसको कितने 25,000 करोड़ में कितने पैसे मिल रहे? अरे आप समझ रहे कि नहीं? अब तो जिसने 25,000 करोड़ लगाए थे उसको पहले साल भले ही 250 आए होंगे, पर आज कितने आ रहे हैं? तो आज पी कितना बन गया उसका? 1650 डिवाइड बाय 25,000, 1650 डिवाइड बाय 25,000 कितना है? अरे कैसा रहा है? 1650 डिवाइड बाय 25,000 ना, आई मीन उल्टा बोलो, उल्टा 25,000 डिवाइड बाय 1650। हाँ बताओ अब पी कितना लग रहा? आप उस आदमी को आज का पी कितना लग रहा होगा?
और बोले यार अपना तो अपने तो 15 का पी मिल गया आज। इसलिए इंसान लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाता है। जोमेटो के साथ में आज लोगों को भले लग रहा होगा बहुत पैसा गया, पर लोग जानते हैं 10 साल बाद जोमेटो क्या कमाएगा, 50,000 करोड़ कमाएगा एक साल की। आज भले उसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ है, बाद में फील होगा 2 का पी है सिर्फ। आज के लिए लोगों ने जोमेटो को पैसे नहीं दिया दोस्तों। कभी भी शेयर मार्केट में कोई आज के लिए पैसे नहीं था, आने वाले कल के 250 के लिए किसी ने पैसे नहीं दिया था, 1650 के लिए पैसे दिया था। बहुत लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टिंग नजर से मेरे पास दिख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी आंखों में चमक आ रही है। ऐसे लोग मुझे चाहिए क्लास में जिनको इस शेयर मार्केट में पसंद है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यही तो एफएम है। जिसने पैसे 2050 2010 में लगाए होंगे ना, अरे बोलो ना यार, अरे मैं कुछ बोल रहा हूं, कब लगाए थे उसने, कितने लगाए थे? 25,000 करोड़। तब कितने मिले थे उसको? आज अगर उसने बेचा ही नहीं होगा तो आज कितने पैसे मिल रहे हैं उसको? यानी कि उसके तो बल्ले बल्ले हो गई, यानी कि उसके अंदर में पी तो 15 हो गया। जोमेटो के अंदर भी लोगों ने यही तरीके से पैसे लगाए। लोग पागल नहीं है, 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है, लोग जानते हैं। आज ये 480 के लॉस में, आज तो पी नेगेटिव है उसका पी नहीं है। ये पी तो प्रॉफिट के बाद में क्रिएट होता ना, वो तो कंपनी लॉस में, तो क्या है उसके लॉस में 400 करोड़ का लॉस है उसको, और वैल्यूएशन तो आज वैल्यूएशन उसका पी बैठता ही नहीं है क्योंकि कंपनी नेगेटिव में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पर लोगों को भले बात मालूम है 2 साल के बाद में ये कंपनी 5,000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, फिर 20,000 करोड़ की हो जाएगी प्रॉफिट में, तो क्या होगा? सोचो 5 साल बाद का विजन है कि वो 20,000 करोड़ कमाने वाली है, तो लोग क्या बोलेंगे तब? कितने का पी बेटा है? अरे बोलो ना 5, क्योंकि कितने की कंपनी है आज, और 5 साल बाद प्रॉफिट कितना होने वाला है, तो तब क्या बोलेंगे कितने का पी है? तो लोगों को आज जोमेटो सस्ता लग रहा है। लोग कह रहे हैं ये शेयर्स के जोमेटो के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं। समझे? आपको नहीं समझ में आ रहा है? बेवकूफ नहीं तो क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि लोग आपको पूछेंगे बिकॉज यूर चार्टर्ड अकाउंटेंट, भैया वो जोमेटो तो लॉस में, फिर कैसे उसका इतना वैल्यूएशन मिलता? यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट इज नॉट फॉर टुडे, द पी इज नॉट डेट गिवन फॉर टुडे, द पी इज गिवन फॉर टुमारोज प्रॉफिट, एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट टुमारोज प्रॉफिट। ये कंपनी का प्रोडक्ट दिखता है ना भाई, ये चलने वाली चीज है कि नहीं चलने वाली? अगर कुछ चलने वाली चीज है, भले आज लॉस में है, बोलो ना, जिसका आने वाला घोड़ा है, भागने वाला है ये, तो अब ऐसी चीज को लोग कुछ भी भाव में लेने को तैयार हो जाते हैं। उसका आज का लॉस नहीं देखा जाता, उसका आने वाले कल का प्रॉफिट देखा जाता है। बायजूस लॉसेस में पैसा इतना वैल्यूएशन, $21 बिलियन का वैल्यूएशन है भाई। $21 बिलियन किसको बोलते हैं भाई? क्या पी हो रहा होगा? कैसे? यही आने वाला कल देखा जा रहा है, आने वाला कल में बहुत चलेगा, इसलिए आज ही वैल्यूएशन दे दो उसको। एक्चुअली टाइटन के एग्जाम्पल से आपको 10 साल का केस स्टडी देखने मिला है। यू अंडरस्टूड कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए इतना लोग पी देते हैं। डीमार्ट का 222 का पी कुछ सालों बाद आपको मे बी 50 का पी आ जाएगा उसका, पर आज आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल बाद वापस 222 का पी आएगा उसका। हर साल 222 करेंगे, पर आज आप लगाओगे और 5 साल बाद देखो तो आपको सस्ता लगेगा बहुत। यार मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था। आपको समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज द वे इट इज डन। ऐसा ही होगा ये, क्योंकि आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि आज भी मैंने आपको सवेरे वैल्यूएशन वाले बताया, ये इसको ये यूनिकॉर्न बन गया, वो यूनिकॉर्न बन गया, साला कंपनी लॉसेस में चल रही है, ये यूनिकॉर्न बनते कैसा है? कंपनीज आर इनटू लॉसेस, स्टिल गेटिंग बिग वैल्यूएशंस। व्हाई? बिकॉज दे फील दे आर गोइंग टू गेट ह्यूज फ्यूचर ग्रोथ। समझ आ रहा है? आओ इधर। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। इक्विटी के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। यहां पे जैसे किसने अपना तरीका? रिलायंस है, फ्लिपकार्ट है। इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? फ्लिपकार्ट ने प्राइवेट इक्विटी ले लिया वॉलमार्ट से, 1 लाख करोड़ ले लिया। पेटीएम, जरा देखते पेटीएम ने क्या किया था। पेटीएम लॉस में क्या प्रॉफिट में? क्या बात करो, पेटीएम लॉस में? लॉस में कैसे? पेटीएम लॉसेस, ओ माय गॉड, 2020 के लॉसेस सिर्फ 461 करोड़ का लॉसेस सिर्फ। कैसे होता है ये सब?
उसका नाम 197 कॉम्बिनेशन है. एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी? कितना वैल्यूएशन है? 83,000 करोड़. कंपनी 400 करोड़ के घाटे में है. अरे बोला आगे, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? 80,000 करोड़. तो आपको यही जवाब देना भाई. ऐसा लगता है कि पेटीएम का बहुत फ्यूचर आने वाला है. हर कोई आदमी यूपीआई करेगा, वॉलेट करेगा, ये करेगा, ऑनलाइन बिलिंग करेगा. अरे बोलो ना, इसीलिए बोलो ना, दुकानों में पेटीएम की मशीनें बैठेगी. इस चीज को भाकित किया जा रहा है. सोचा जा रहा है कि पेटीएम बहुत बहुत आगे जाएगा. आज भले ही घाटे में है, कल होने वाले फायदे में होगा. इसलिए इतना वैल्यूएशन दिया गया है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपको ये थोड़ी चीज आपको समझना पड़ेगी. व्हाट इज पी एंड ऑल दैट. ये सब इस सिलेबस का पार्ट है. क्लैरिटी है? बहुत अच्छी बात है. मैं आपको एक बात बताऊं. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्वाद आ गया ये ज्ञान सुनकर? वाह बेटा, हमारा ज्ञान की खाने की चीज है. स्वाद आ गया बेटा. मेरे मुन्ना नवीन कहां से है भाई, आप बताओ. ये बोल रहा टाइटन की वॉच है मेरे पास. एक दिल्ली से है नवीन सिंह. गुंजन कह रही सर मजा आ गया फर्स्ट क्लास में. स्वीटी सिंह रोता हुआ हंसता हुआ स्माइली दे रही. नमन जैन कर रही और गॉड. अच्छा सर, डू यू नो मी? आई नो यू. सर आपकी धीरे धीरे एनर्जी वापस आ रही है. बहुत शुक्रिया बेटा. ओके, जो भी है बहुत अच्छा है. मुझे आगे बोलना है. आपको पता है एक चीज, एक होता है अपना प्राइवेटली पैसे लाना और एक आईपीओ लाना. प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, है तो इक्विटी ही. इन लोगों ने क्या किया अपना, मालूम है? जब फ्लिपकार्ट के ओनर के पास में आज कितना पैसा है, कितना स्टेक है? बिन्नी बंसल, सचिन बंसल, ओनली 3%. 2008 में जिस बंदे ने अपनी बोलो क्या कंपनी स्टार्ट की थी, जिसका वो मालिक था 100%, सचिन बंसल, बिनी बंसल. एक बंदा तो कंपनी में रहा ही नहीं, अब वो निकल गया वहां से. अब आओ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ. सर थोड़ा सा समझाओ, नहीं लोग करते क्या है. फ्लिपकार्ट करंट ओनर्स, बिनी जाते, बिनी बंसल ओनर. वॉलमार्ट ने कितना लिया? पहले 76 लिया था, अब तो 82 पे और 6% लिया उसने. टाइगर ग्लोबल, बिनी बंसल, एक्सेल, अदर्स, माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट. सर वो सचिन बंसल, वो बोले जानते भाई तुम तुम्हारा रख लो. सर वो चला गया, मतलब कहाँ गया वो? उसके पास जितना था वो माल बेच के वो निकल गया. कंपनी थी 1 लाख करोड़ की फॉर एग्जाम्पल. सचिन बंसल के पास थे 3%, तो कितना बना? अरे तुम क्या सोए हो कि तुम्हारा मैथ्स खराब है? दोस्तों 1 लाख करोड़ की कंपनी थी, 3% सचिन के पास था. सचिन बोला मैं जा रहा हूं, बाय बाय, मुझे धंधा नहीं करना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. ये ले लो 3%. वॉलमार्ट तो पहले जितना भी था और 3 ले ले और मेरे को निकाले यहां से, तो मालिक और बड़ा बन जा.
इसको 3,000 करोड़ दिए, इसको भगा दिया। इस तरह से अब इसमें से किसको भी निकलना तो क्या करेगा वो सबको पूछते भाई किसको लेना है, क्या मेरे को बेचना है। तो जिसको भी लगता है माइक्रोसॉफ्ट को कल जगह बेचना है वो किसको पब्लिक में पूछेंगे भाई किसको चाहिए, क्या ले लो, मेरे को निकलना है इसमें से। इसी तरह से धीरे धीरे मैं आपको एक वेबसाइट का नाम देखो, आज आपको एक वेबसाइट होता है कौन सी, स्क्रीनर, याद रखना screener.in है। दूसरी वेबसाइट दिखा रहा हूं, क्रंच बेस। क्या बोला वेबसाइट? अगर आप ये सब्जेक्ट में अगर आप सच में अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा, आपको ये सब्जेक्ट के बारे में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ना कि सिर्फ इससे सीए की एग्जामिनेशन पास होंगे आप, इससे बहुत बड़ी नौकरियां लग सकती है, करोड़ों का पैकेज मिल सकता है। यही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके नौकरी का पैकेज सबसे ज्यादा है पूरे सीए, अक्रॉस सीए। आप डीटी में प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना पैसा नहीं मिलेगा। आप ऑडिट में प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना नहीं मिलेगा। पर आप किसी फाइनेंस का पढ़ के, अगर आपने फाइनेंस का सब्जेक्ट आपको पसंद आने लगा, तो फाइनल में आपको एसएफएम है, यहां पे एफएम है, इसके अंदर अगर आपको और लगा कि आप मुझे सर फाइनेंस में आई एम गेटिंग क्रेजी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपको सीएफए करना है। उसके बाद में आपको बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड मैनेजर बनाएंगे। फंड मैनेजर आपके पास होंगे 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, एंड देन यू विल बी द डिसाइडर कि पैसे मुझे बाजार में कहां का लगाना है। आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर लोग पैसे लगाएंगे। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड सुना है? एसबीआई म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजर मैनेजर की सैलरी भी बता रहा हूं, मैं दिखाऊंगा। ये बहुत बड़े बड़े मैनेजर हैं इनके। रिचर्ड डिसूजा ज्वाइंट, ये रिचर्ड डिसूजा है, देखो ये ऐसे उनके बहुत सारा बड़ा टीम है उनका, और ये सारे फंड मैनेजर है, एमडीज एंड ऑल दैट, एसबीआई म्यूचुअल फंड के। आरपी पर लिखा है, 1 मिनट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जो भी है, हुएवर ऐसे अलग अलग समय पे रहे होंगे। इसमें अगर इस बंदे की बात करूंगा मैं, ऐसे अलग अलग उनके फंड्स होते हैं, और हर फंड का एक फंड मैनेजर होता है। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एसबीआई हॉस्पिटल फंड्स। सर ये म्यूचुअल फंड कौन सा समझता है? म्यूचुअल फंड में किसी ने पैसे लगाए? शेयर मार्केट में किसने लगाए? यहां पे लगाए। ऐसे 90% लोग हैं ना शेयर मार्केट में लगाए ना म्यूचुअल फंड लगाए, है ना? पर जिज्ञासा बहुत है, सीखने की खुजली बहुत है कि काश लगता है कि मैं भी सीख जाऊं, फिर मैं भी पैसे कमाऊं। अगर आपको सीए करते दौरान अगर पैसे कमाना चालू करना है तो फिर एफएम पढ़ना जरूरी। आपके खर्चे रोजी रोटी खुद उठाना है तो एफएम जरूरी। अगर आप फंड मैनेजर बन जाओगे ना बच्चों, तो आपकी सैलरी 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ एक साल की हो सकती है। इतना बड़ा पैकेज मिलता है। ये ताकत सिर्फ एफएम सब्जेक्ट की बदौलत है। क्यों ऐसा इतना पैकेज क्यों होता है? देखिए ना, अब ध्यान से देखना, होता क्या है ना, यह है एसबीआई म्यूचुअल फंड। इधर देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। इस सब्जेक्ट की मैं औकात दिखा रहा हूं। आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा अलग बात है, पर इस सब्जेक्ट की औकात बहुत है। और पैसे देख के शायद से आपको भी अट्रैक्शन हो जाएगा, अच्छा इतना पैसा है। ये म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, हम जैसे लोगों से पैसे लेते हैं। अपने से लोगों ने पैसा, पूरे इंडिया ने पैसा दिया इसको। किसने 1 लाख, किसने 1 करोड़, किसने 50 लाख, किसने 10,000, सबका मिलकर एक बास्केट बना बड़ा। पूल। और ये पूल वैल्यू, इसको बोलते हैं एयूएम। क्या बोलते हैं इसको? असेट अंडर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मान लो ये अभी एसबीआई टेक फंड देखता हूं मैंने खुद ने पैसे लगाया इसमें, मैं इसका एयू बताता हूं। क्या बोलेंगे इसको? एयूएम ऑफ एसबीआई, टेन 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 टेन, ना 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 ना। समझा कितना है? आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने इनको 4.5 लाख करोड़ दिए कि लगाओ अब तुम तुम्हारे बुद्धि के हिसाब से इस पैसे को।
हमारे पास नहीं है, आपके पास है, लगा दो। हमें लगता है कि हमसे ज्यादा कमाने की क्षमताएं तुम में है, तुम लगा दो हमारा पैसा। समझा मतलब क्या है? पैसे हमारे, बुद्धि तुम्हारी, लगाओ तुम, कमा लो, थोड़ा कमीशन निकालो, बाकी हमको दे दो। ये धंधा है म्यूचुअल फंड का। ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लेके, देखिए इन्होंने क्या करा, इस म्यूचुअल फंड में अलग 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 फंड बनाए। SBI टेक फंड, टेक अपॉर्चुनिटी फंड, ये देखो कितना फंड है, इतना फंड है इनके पास में, अलग अलग फंड आते हैं इनके पास में। तो क्या करते हैं, हर एक चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये फंड, वो फंड, बहुत फंड आते हैं इनके पास में। टेक्नोलॉजी फंड ग्रोथ, बहुत कुछ आता है इनके पास में, अलग फंड वर्ड आते रहते हैं इनके पास में। एंड व्हाट इज द रोल? अभी मेरे को तो इन्होंने पिछले एक साल में 22% का इन्होंने ग्रोथ दिया। यानी मैंने इनको 2 करोड़ दिए, इन्होंने 2 करोड़ 44 लाख वापस दिए। क्या किया इन्होंने? इन्होंने पैसे लगाए, पैसे कमाए, ऑब्वियसली उनकी फीस लेते हैं वो, फोकट में वो भी क्यों करेंगे? अपने पैसे से वो अच्छी जगह पे लाके पैसे कमाते हैं, उनका कमीशन रखते हैं, बाकी हमारा पैसा हमें लाके देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी को लगते फंड मैनेजर, और फंड मैनेजर होते हैं FM के मास्टर्स। अब अगर इसने उनकी कमाई कैसे होंगे? आपको मिलता है इतना फिक्स्ड, इतना वेरिएबल, 2 करोड़ फिक्स्ड, और जितनी भी कमाई होगी उसका 1% तुझे, और वो 1% कितना होगा? मजा आ गया। लाखों करोड़ का 1% कितना होगा? इट्स बिग अमाउंट भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस तरह से बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, ये सब्जेक्ट अगर आपको पसंद आ गया ना, मतलब यू विल गेट क्रेजी वैल्यूएशन इन द मार्केट। CA बनने में आप आराम से करोड़ 2 करोड़ का आपको पैकेज हो जाएगा। सो इतना, यस आई एम टेलिंग यू दिस। आपको FM में इंटरेस्ट होना है, FM के बाद में SFM पढ़ना है आपको, उसके बाद में आपको वहाँ पे FRM का कोर्स आता है, CFA का कोर्स आता है। दिस हमारे एक हॉस्टल का एक बंदा है, आई यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल HND जैन बोर्डिंग, वहाँ का एक बंदा है, वो फंड मैनेजर बना हुआ है। इज गेटिंग क्रेजी नंबर्स। टीवी भी आता है, उसको पूछते हैं लोग, आपका विचार बताइए, ये करना है, वो करना है। ये सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूं, सीरियसली लेना। इसमें अपना करियर बन सकता है। इसमें क्या बन सकता है आपको? इसमें आपका करियर बन सकता है। समझ आ रहा है? इसमें मैंने, जब मैं EIS पढ़ा रहा था, मैं आपको ये नहीं बोला इसमें करियर बन सकता, मैंने बोला कि आपको धंधा करना है ना, तो ये आपके धंधे को बहुत आगे ले जाएगा। FM पढ़ के आपको बहुत ऊंचे लेवल का जॉब मिल सकता है। समझ आया? अब जरा देखो, ये भी सारी चीजें क्लियर है। PE का फिर से एक्सप्लेनेशन करो। राधिका बंसल, आप एक काम करो बेटा, अगर मान लीजिए स्वप्निल पटनी क्लासेस, अगर मान लीजिए 50 करोड़ कमाती है 1 साल का, और उसका 20 का PE है, कितना PE है? तो आप कितने पैसे दोगे? तो मेरा वैल्यूएशन बताओ। एग्जाम्पल, आई एम अर्निंग 50 करोड़ इन अ ईयर and current PE is 20. The valuation of my company will be, फिर आपको 1000 करोड़ देना है मुझे, फिर मैं आपको पूरी कंपनी SP से आपके नाम पे कर दूंगा। पर मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता, आपसे सिर्फ 10% लूंगा। क्या करूंगा मैं? आप कितने देंगे मुझे पैसे? तो आपने सबने 1-1 करोड़ जमा करके मुझे 100 करोड़ दिए। अब कितना मेरा ओनरशिप है? और 10% तुम में सब में है, पर मैंने कितने पैसे लिए आपसे? अब मैं क्या करूंगा ना, 100 करोड़ का। बायजूस यही करता है। बायजूस का फंडिंग देखो, वो 100 करोड़ से वापस क्या करेंगे? वो बहुत मार्केटिंग करेंगे। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, IPL स्पॉन्सरशिप, बायजूस IPL। समझा? 2 टीचर कॉन्सेप्ट,
बाईजूस का कुछ कुछ चलते रहता है, अब देखते हो ना, आते टीवी पे इतना ऐड करते हैं, पेपर ऐड, कहाँ से आते हैं पैसे? ये 100 करोड़ जो ली ना उससे पैसे की। तो बाईजूस की शुरुआत ऐसी हुई, अपन इसको एसपीसी को हटा के बाईजूस बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं सीरीज ए फंड। क्या बोलते हैं? सबसे पहले सीरीज ए आता है, फिर 100 करोड़ में पूरा मार्केट में बाईजू 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 हो गए, सबके जुमा पे हो गया। आईपीएल का स्पॉन्सरशिप दिया यार, मजा आ गया, शाहरुख खान को लाया है। फिर क्या होगा? अब लोगों को बाईजूस के बारे में मालूम चला, बाईजू बोलता है अब मुझे और पैसों की जरूरत है, 200 करोड़। अब बताओ क्या करेगा? वो बोले अब मैं अपना स्टेक बेचना चाहता हूं। लोग बोले पहले तेरा वैल्यूएशन कितना था? बोले 1000 करोड़ था। बोले अब 1000 करोड़ थोड़े ना, मैं बहुत फेमस हो गया अब। बोले फिर अब, बोले वैल्यूएशन 2000 करोड़, क्योंकि आपकी, बोलो यार, आपका ब्रांड बना है, ब्रांड, मजाक है। अब 2000 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो अब 200 करोड़ लेना, तो अभी कितना बांटेगा वो? यानी कि पहले 100 करोड़ में 10%, अब तो 200 करोड़ में 10% दिया, यानी कितना पैसा जमा किया मार्केट से? 300 करोड़ हो गए, 20% माल काट दिया। अब 200 करोड़ और माहौल बनाएंगे, और एग्रेसिव मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, दुनियादारी, ये वो, साला ऐसा मार्केटिंग कर देंगे ना हर कोई जगह पे। अब तो कबड्डी को भी स्पॉन्सरशिप अपनी, हॉकी को भी अपनी, अब और माहौल बनेगा, अब हर जगह पे। फिर अब क्या होगा आगे? बोलेंगे अब पैसे तो खत्म हो गए ना, क्योंकि मार्केटिंग करते, शाहरुख खान को दिए 10-20 करोड़, इसको दिए, उसको दिए, आईपीएल में आए, आईपीएल ले 500 करोड़ का। अरे बोलो आगे अब क्या होगा? वैल्यूएशन बढ़ी। बोले अभी अपने को 500 करोड़ चाहिए यार। बोले आपने 2000, भैया वो 6 महीने पहले का 2000 है। वो क्या होता है ना, इस दौरान मार्केटिंग करके उनके यूजर्स बढ़ जाते हैं, उनका सेल बढ़ जाता है। तो सेल यूजर्स को देखते हुए उनके, उसके प्रमाण में उनका, बोलो यार, वैल्यूएशन भी बढ़ने लगता है। समझ आए? अगला वैल्यूएशन 2000 पे करने के लिए बेवकूफ है, क्योंकि जब तो हमारे यूजर भी कम थे, अरे बोलो, तब तो कस्टमर भी, सेल भी, प्रॉफिट भी। अब तो प्रॉफिट भी, यूजर भी, ब्रांड वैल्यू भी। पहले शाहरुख था, अब तो सलमान भी है।